हेलो एवरीवन, मैं रितिका सिंह आप सभी का यूनिक साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हमने पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करी थी, जिसे हिंदी में हम जनन के नाम से जानते हैं। रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो पैरामीशियम में दो टाइप की रिप्रोडक्शन या दो प्रकार की जनन प्रक्रियाएं जो है वो देखने को मिलती है। एक तो जब कंडीशन जो है फेवरेबल होती है, यानी जब पैरामीशियम ऐसी परिस्थिति में उपस्थित होता है जहां पर सभी परिस्थितियां जो है वो अनुकूल है, पैरामीशियम के फेवरेबल है, तो ऐसी कंडीशन में वो सिंपल मेथड जो है रिप्रोडक्शन का दिखाता है, सरल विधि के द्वारा जो है जनन प्रदर्शित करता है। और विधि की जनन की सरल विधि जो है वो हो जाती है आपकी अलैंगिक जनन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ईजीएस्ट मेथड जो है वो शो करता है, जिसे हम बाइनरी फिजन या फिर हिंदी में द्वि विखंडन के नाम से जानते हैं। द्वि विखंडन में करना क्या है कि जो हमारा पैरामीशियम होगा वो अपने सारे ऑर्गेनल्स या फिर उसके जो भी स्ट्रक्चरल पार्ट्स होते हैं, संरचनात्मक घटक होते हैं, उनकी संख्या डबल कर लेता है। यानी सारे जो एक पैरामीशियम के अंदर मैक्रोन्यूक्लियस होगा, माइक्रोन्यूक्लियस होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगी, संकुचनशील रिक्तिका होगी, वृहद केंद्रक होगा, सूक्ष्म केंद्रक होगा। उसके अलावा मैं बोल सकती हूँ बाकी के जो भी ऑर्गेनल्स होंगे उनकी संख्या जो है वो डबल कर लेता है, यानी उनका नंबर जो है वो डुप्लीकेट कर लेता है, द्विगुणित कर लेता है। और उसके बाद में एट लास्ट विद द हेल्प ऑफ फरो मेथड या फिर कोशिका खांच विधि के द्वारा वो दो पैरामीशियम में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बाइनरी फिजन या द्विविखंडन का सिंपल मतलब यही होता है कि वन ऑर्गेनिज्म गेट डिवाइडेड इनटू टू, यानी एक जीव जो है वो अपने शरीर के दो खंडों में तोड़ देता है शरीर को, और दोनों जो खंड होते हैं वो स्वतंत्र जीव या इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। तो ये पॉइंट तो हमने पढ़ा था बाइनरी फिजन, जिसे हिंदी में हम द्विविखंडन के नाम से जानते हैं। एंड इट इज असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। यह जनन की अलैंगिक विधि जो है होती है, जो पैरामीशियम के अंदर देखी जाती है। सेकेंड टाइप का जो रिप्रोडक्शन हमें पैरामीशियम में पढ़ना था वो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हिंदी में कहा जाता है लैंगिक जनन, इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर मैं इसमें भी आपसे पूछूं कि भाई पैरामीशियम जो है वो स्पेसिफिकली किस विधि के द्वारा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तब आपका आंसर होगा कि मैम जो पैरामीशियम होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक स्पेसिफिक, मैं बोल सकती हूँ, फीचर या स्पेसिफिक प्रोसेस जो है दिखाता है, जिसे हम हिंदी में कंजुगेशन के नाम, हिंदी में संयुग्मन के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में कंजुगेशन के नाम से जानते हैं। कंजुगेशन में होगा क्या, देखो वैसे तो लैंगिक जनन की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप्ड टाइप का अगर होगा, लैंगिक जनन अगर विकसित प्रकार का होगा, तो वहां पर युग्मकों का निर्माण होता है। यानी अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप्ड टाइप का है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर गैमेट का फॉर्मेशन होता है। बट पैरामीशियम जो है वो गैमेट का फॉर्मेशन नहीं करता, जो पैरामीशियम है उसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता। जो दो कंपैटिबल पैरामीशियम होंगे या फिर दो, मैं बोल सकती हूँ, दो ऐसे पैरामीशियम जो एक दूसरे के लिए मैं बोल सकती हूँ उचित है, या फिर दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल है, वो आपस में पास आएंगे, दोनों जैसे ही पास में आएंगे तो उनके मैक्रोन्यूक्लियस का आदान प्रदान हो जाएगा, यानी उनके वृहद केंद्रक का इंटरचेंज हो जाएगा, आदान प्रदान हो जाएगा, और फिर दोनों जो हमारे पैरामीशियम है वो सेपरेट हो जाएंगे। होगा क्या कि जो पहले वाला हमारा दो पैरामीशियम है, तो जो एक पैरामीशियम है उसमें दूसरे का, मैं बोल सकती हूँ, मैक्रोन्यूक्लियस चला जाएगा, और दूसरे वाले में भी सेम ऐसे मैक्रोन्यूक्लियस जो है वो इंटरचेंज हो जाएगा। आगे जब वो बाइनरी फिजन भी करेंगे, यानी आगे चलकर अगर वो द्विविखंडन के द्वारा जनन भी करते हैं, तो वहां पर एक पैरामीशियम के डीएनए के बजाय दो पैरामीशियम के डीएनए जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और इसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं, है ना। तो लिखेंगे पैरामीशियम में लैंगिक जनन, पैरामीशियम में पैरामीशियम में लैंगिक जनन, पैरामीशियम में लैंगिक जनन, लैंगिक जनन संयुग्मन विधि की सहायता से, संयुग्मन विधि की सहायता से, संयुग्मन विधि की सहायता से संपन्न होता है, संयुग्मन विधि की सहायता से संपन्न होता है। In paramecium, sexual reproduction take place with the help of, in paramecium, sexual reproduction take place with the help of, sexual reproduction take place with the help of conjugation method, conjugation method, conjugation method.
अब कंजुगेशन मेथड होता क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें संयुग्मन, संयुग्मन वह प्रक्रिया होती है, वह प्रक्रिया होती है जिसमें दो संगत, जिसमें दो संगत, संगत या संगत को इंग्लिश में कहेंगे कंपैटिबल, दो संगत या कंपैटिबल पैरामीशियम पास आते हैं, पैरामीशियम पास आते हैं, या प्रॉपरली जो मुख वाला भाग होता है उनका, या मैं बोल सकती हूँ जो मुख वाला गलेट वाला पार्ट होता है वहां से जोड़ते हैं ना। तो दो संगत पैरामीशियम मुख या गलेट वाले स्थान से, गलेट वाले स्थान से, गलेट वाले स्थान से अस्थायी रूप से जुड़ते हैं, अस्थायी मतलब टेम्परेरी, अस्थायी रूप से जुड़ते हैं, अस्थायी रूप से जुड़ते हैं तथा तथा अपने अपने वृहद केंद्र को, अपने 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 वृहद या फिर माइक्रो न्यूक्लियस भी लिख देती हूँ, अपने अपने वृहद या माइक्रो न्यूक्लियस अपना अपना जो मैक्रो न्यूक्लियस, सॉरी माइक्रो न्यूक्लियस होगा, माइक्रो नहीं वृहद लिखा है ना, वृहद लिखा है तो मैक्रो ही होगा बेटा, वृहद लिखा है तो मैक्रो, अपने 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 माइक्रो न्यूक्लियस, अपने अपने माइक्रो न्यूक्लियस का आदान प्रदान करते हैं, अपने अपने माइक्रो न्यूक्लियस का आदान प्रदान करते हैं, माइक्रो का ही करते हैं भाई, वहां पर पिछली बार हमने डायग्राम पढ़ा था, वहां पर वो डायग्राम अभी भी देख लेंगे। तो वृहद की जगह यहाँ पर लघु करेंगे, वृहद की जगह यहाँ पर लघु करेंगे, है ना। तो अपने अपने लघु केंद्रक, अपने अपने लघु केंद्रक या माइक्रो न्यूक्लियस का आदान प्रदान करते हैं, आदान प्रदान करते हैं जिससे 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 लैंगिक पुनर्संयोजन होता है, मतलब दो लोगों का या दो ऑर्गेनिज्म का डीएनए आपस में जुड़ता है, तो जिससे लैंगिक पुनर्संयोजन होता है, लैंगिक पुनर्संयोजन इंग्लिश में सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन, लैंगिक पुनर्संयोजन या सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन होता है तथा संततियों में, तथा संततियों में विविधता यानी वेरिएशंस, तथा संततियों में विविधता इंग्लिश में वेरिएशंस उत्पन्न होती है, वेरिएशंस उत्पन्न होती हैं। सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन या लैंगिक पुनर्संयोजन का मतलब ही ये है कि दो लोगों का डीएनए आपस में मिल जाए, दो लोगों का आपस में डीएनए मिल जाए तो उसी को सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे कंजुगेशन इज द प्रोसेस, कंजुगेशन इज द प्रोसेस, कंजुगेशन इज द प्रोसेस in which two compatible पैरामीशियम, थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ ताकि हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे,
conjugation is the process in which two compatible paramecium temporary get attached to each other from the gullet region and after the attachment they exchange their micronucleus due to which sexual recombination occur. आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ड्यू टू दिस सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन variations occur in due to this sexual recombination variations occur in progeny. ठीक है, वेरिएशंस उत्पन्न होगी या फिर संतति जो है वो अलग अलग, मैं बोल सकती हूँ, लक्षण जो है वो दिखाएंगे। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो हेडिंग डालेंगे संयुग्मन प्रक्रिया के चरण, संयुग्मन प्रक्रिया के चरण। इंग्लिश में लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंजुगेशन प्रोसेस। यानी कंजुगेशन जो है वो कितने स्टेप्स में हो रहा है ये हमें देखना है। वैसे तो ऑलमोस्ट जो पूरी प्रोसेस है वो तो पीछे डेफिनेशन में हमने मेंशन कर ही ली भाई होगा क्या, लेकिन फिर भी उनको एक एक स्टेप में या एक एक चरण में हम देखेंगे सबसे पहले क्या होगा, फिर क्या होगा। तो स्टेप्स ऑफ कंजुगेशन प्रोसेस या संयुग्मन प्रक्रिया के चरण। पहला लिखेंगे युग्म निर्माण, या इंग्लिश में कहेंगे पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन में करना क्या है कि जो हमारे कंपैटिबल, मैं बोल सकती हूँ कंपैटिबल, जो हमें लग रहे हैं कि ये पैरामीशियम आपस में कंपैटिबल है, वो पैरामीशियम आपस में क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। और याद रखना, अभी मैंने बताया था पेयरिंग जो है वो हमेशा मुख वाले भाग से होती है, ओरल वाले पार्ट से होती है, गलेट से होती है ना। चलिए लिखेंगे इसमें चलिए तो लिखेंगे इस चरण में दो पैरामीशियम कोशिकाएं, मुख्य भाग या इंग्लिश में ओरल पार्ट, मुख्य भाग या ओरल पार्ट से एक दूसरे से जुड़ जाती है, जिससे दोनों सेल आपस में जुड़ गई, जिससे साइटोप्लाज्मिक ब्रेस
साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज मतलब पूल जैसी संरचना बन जाती है दोनों में के बीच में। तो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज का निर्माण होता है। दो पैरामीशियम सेल आपस में जुड़ जाएगी और उनके बीच में एक ब्रिज जैसी संरचना, पूल जैसी संरचना बन जाएगी, है ना, जैसे नदी को पार करने के लिए जो पुल होता है, समथिंग लाइक दैट। तो वो पुल क्यों बनाए? ताकि जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो एक सेल से दूसरी सेल में चला जाए। मतलब जो पुल बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, उस ब्रिज का काम ही ये है कि दोनों का जो माइक्रोन्यूक्लियस होगा वो उस पुल से या ब्रिज से होता हुआ दोनों कोशिकाओं में स्थानांतरित या आदान प्रदान हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, है ना। तो जिससे साइटोप्लाज्मिक ब्रिज का निर्माण होता है, जिससे साइटोप्लाज्मिक ब्रिज का निर्माण होता है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे टू पैरामीशियम सेल्स गेट अटैच टू ईच अदर, टू पैरामीशियम सेल get attached to each other from the oral part and form cytoplasmic bridge। इसका काम बता दिया। ये पूल वो होगा जैसे मैंने बोला, एक सेल से जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो दूसरी सेल में जाएगा और दूसरी वाली का जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो पहली वाली में आएगा, है ना। तो ये हो गया पहला स्टेप। सेकंड लिखेंगे वृहद केंद्रक का क्षय, वृहद केंद्रक का क्षय, इंग्लिश में डीजनरेशन ऑफ मैक्रोन्यूक्लियस, देखेंगे इस चरण में पुराने वृहद केंद्रक नष्ट होने लगते हैं, मतलब मैक्रोन्यूक्लियस गायब होंगे तो नष्ट होने लगते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे इन दिस स्टेप older macronucleus get degenerated। मतलब मैक्रोन्यूक्लियस का कोई काम नहीं है, वो एक बार क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो वृहद केंद्रक का क्षय हो गया, ठीक है, गेट डीजनरेटेड। थर्ड स्टेप लिखेंगे बेटा, थर्ड स्टेप इज सूक्ष्म केंद्रक में अर्धसूत्री विभाजन, सूक्ष्म केंद्रक में अर्धसूत्री विभाजन, सूक्ष्म केंद्रक में अर्धसूत्री विभाजन मतलब मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन मतलब मियोसिस। तो मियोसिस इन माइक्रोन्यूक्लियस। पहले कुछ पॉइंट सुनेंगे इसके और फिर इसकी थ्योरी लिखेंगे। भाई पहली बात तो ये सुनना, बहुत बार मैं आप लोगों को बता चुकी, जब भी मियोसिस होगा, जब भी अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो वन सेल या वन न्यूक्लियस गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ 4, यानी एक केंद्रक से 4 केंद्रकों का निर्माण होगा, एक न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा। दूसरी बात ये याद रखनी है कि जब भी मियोसिस होता है, जब भी अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो बनने वाले जो भी सेल है या न्यूक्लियस है ना, तो वहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की संख्या, जेनेटिक मटेरियल में जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमेटिन
होते हैं, हमारे क्रोमोसोम होते हैं, उनकी संख्या क्या रह जाती है, हाफ रह जाती है। यानी बेसिकली विद द हेल्प ऑफ मियोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम गेट रिड्यूस्ड इन द प्रोजेनी न्यूक्लियस और द सेल। यानी संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। तो दो चीजें मैंने बता दी कि पहली बात तो जब एक माइक्रोन्यूक्लियस जो है, मैक्रोन्यूक्लियस तो गायब हो गया है ना, जो हमारा वृहद केंद्रक था, बड़ा केंद्रक था, वो तो देखो डिसअपियर हो गया, नष्ट हो गया एक बार। अब छोटा जो केंद्रक बचा है वो करेगा क्या, वो छोटा केंद्रक करेगा मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड, मैं बोल सकती हूँ, न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। उनमें से भी 3 जो बनते हैं, मतलब 4 टोटल बनेंगे, 3 जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं और केवल एक जो है वो एक्टिव बचता है, क्योंकि हमें तो एक पैरामीशियम के अंदर एक ही न्यूक्लियस चाहिए, है ना। तो सूक्ष्म केंद्रक में अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस इन माइक्रोन्यूक्लियस, तो लिखेंगे एक सूक्ष्म केंद्रक अर्धसूत्री विभाजन करके, एक सूक्ष्म केंद्रक अर्धसूत्री विभाजन करके, अर्धसूत्री विभाजन करके 4 अगुणित मतलब हैप्लॉइड, 4 अगुणित केंद्रक, इंग्लिश में हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। बेटा ब्रैकेट में n लिखेंगे। एक कंडीशन होती है 2n, 2n मतलब डिप्लॉइड होता है, 2n मतलब डिप्लॉइड होता है यानी द्विगुणित होता है, और n का मतलब हैप्लॉइड होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो 4 अगुणित केंद्रकों का निर्माण करता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे वन डिप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस, वन डिप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस, ये लिख लो, न्यूक्लियाई की जगह माइक्रोन्यूक्लियस। 1 डिप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड मियोटिकली, मियोसिस को डिवाइड मियोटिकली लिखेंगे, तो डिवाइड मियोटिकली एंड फॉर्म 4 हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियाई and form 4 माइक्रोन्यूक्लियाई। ब्रैकेट में लिख लेना हैप्लॉइड, ठीक है, n होते हैं, n लिख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसी में, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इन 4 अगुणित सूक्ष्म केंद्रकों में से इन 4 अगुणित सूक्ष्म केंद्रकों या फिर हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस में से मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ, उसको डिटेल में लिखेंगे। तो 4 अगुणित सूक्ष्म केंद्रकों में से 3 सूक्ष्म केंद्रक यानी 3 माइक्रोन्यूक्लियाई नष्ट हो जाते हैं, जबकि एक सूक्ष्म केंद्रक सक्रिय बचता है। एक सूक्ष्म केंद्रक
सक्रिय बचता है, 3 नष्ट हो जाएंगे, 1 सक्रिय बचेगा, तो सक्रिय या एक्टिव रहता है, सक्रिय या एक्टिव रहता है। ठीक है, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे 3 micronucleus, 3 micronucleus, 3 micronucleus get 3 micronucleus get degenerated and one micronucleus remain active. One micronucleus remain active. One micronucleus remain active. अब जो एक बचा है वो क्या करेगा, है ना, तो चौथा स्टेप लिखेंगे 4th point mitosis. 4th point is mitosis, समसूत्री विभाजन। ऑब्वियसली जो सक्रिय है हमारा सूक्ष्म केंद्रक बचा है उसमें ही होगा, तो समसूत्री विभाजन, इंग्लिश में माइटोसिस, समसूत्री विभाजन या फिर माइटोसिस लिखेंगे। इस चरण में सक्रिय ये वाला है ना, सक्रिय सूक्ष्म केंद्रक, सक्रिय सूक्ष्म केंद्रक समसूत्री विभाजन करके, समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस करके, तो समसूत्री विभाजन करके 2 समसूत्री विभाजन करके 2 अगुणित सूक्ष्म केंद्रकों, 2 अगुणित सूक्ष्म केंद्रकों का 1 से 2 बन जाएंगे, तो सूक्ष्म केंद्रकों का निर्माण करते हैं। माइटोसिस होगा तो 1 से 2 बनेंगे, मियोसिस होगा तो 4 बनेंगे, तो निर्माण करते हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे इन दिस स्टेप one active micronucleus divide mitotically, one active microspore divide mitotically and form 2 haploid माइक्रोन्यूक्लियस। अब 2 जो माइक्रोन्यूक्लियस बन रहे हैं वो नाम अलग अलग दे देंगे उनको दोनों को। एक को कहेंगे स्थायी या फिर स्थिर केंद्रक, स्थायी या स्थिर केंद्रक, इंग्लिश में कहेंगे स्टेशनरी न्यूक्लियस। ये तो जहां बना है वहीं रहेगा, मतलब जिस पैरामीशियम में बना है वहीं रहेगा। और दूसरा कहलाता है, सेकंड वन इज नोन एज प्रवासी केंद्रक, प्रवासी केंद्रक। हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश वाला नाम जरूर लिखेंगे।
तो प्रवासी केंद्रक इंग्लिश में कहा जाता है माइग्रेटरी न्यूक्लियस। ये दूसरी पैरामीशियम में माइग्रेट करेगा, जाएगा। भाई ये स्टेशनरी जो न्यूक्लियस बना है, दो न्यूक्लियस बन गए, एक माइक्रो न्यूक्लियस ने माइटोसिस किया यानी समसूत्री विभाजन किया सूक्ष्म केंद्रक ने, तो दो सूक्ष्म केंद्रक बन गए, एक को स्थिर केंद्रक कह दिया, दूसरे को प्रवासी केंद्रक कह दिया। एक को हमने स्टेशनरी मैं बोल सकती हूँ न्यूक्लियस कह दिया और दूसरे को हमने माइग्रेटरी न्यूक्लियस कह दिया। अब नाम से पता चल रहा है जो स्थिर न्यूक्लियस होगा, जो हमारा मैं बोल सकती हूँ स्टेशनरी न्यूक्लियस है, वो तो जिस पैरामीशियम सेल के अंदर बना है देखो वहीं रहने वाला है, वो कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन दूसरे वाले का नाम ही दिख रहा है प्रवासी केंद्रक माइग्रेटरी, तो ये माइग्रेशन करेगा और ये माइग्रेशन करके जिसमें बना था, जिस पैरामीशियम सेल में बना था वहां पर नहीं रहेगा, ये दूसरी वाली पैरामीशियम सेल में चला जाएगा। तो दो पैरामीशियम हमारे पास में थे, दोनों में सेम काम हो रहा है, दोनों के पास में स्टेशनरी और माइग्रेटरी मैं बोल सकती हूँ न्यूक्लियस बन गए, दोनों के पास में स्थिर और प्रवासी केंद्रक बन गए। अब दोनों के जो माइग्रेटरी न्यूक्लियस है यानी प्रवासी केंद्रक है, उनकी क्या हो जाएगी, अदला बदली हो जाएगी, है ना। तो लिख लेंगे, इंग्लिश वाले बच्चों ने लिख लिया होगा, डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म टू माइक्रोन्यूक्लियस एंड फॉर्म टू माइक्रोन्यूक्लियस टू माइक्रोन्यूक्लियस और दोनों का नाम लिख लेंगे, दोनों का नाम लिखेंगे स्थायी स्थिर केंद्रक स्टेशनरी न्यूक्लियस, प्रो न्यूक्लियस भी कह देते हैं इन्हें, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो स्टेशनरी न्यूक्लियस एंड प्रवासी माइग्रेटरी न्यूक्लियस, ये होता है हमारा स्टेप जो हमने लिखा है चौथा, माइटोसिस। अब पांचवा स्टेप हो जाएगा एक्सचेंज, पांचवा स्टेप एक्सचेंज या फिर हिंदी में कहेंगे आदान प्रदान। और माइग्रेटरी जो न्यूक्लियस होता है प्रो न्यूक्लियस, वो जाता है एक से दूसरी सेल में, तो हिंदी में लिखेंगे आदान प्रदान, इंग्लिश में कहेंगे एक्सचेंज। मैंने बोला जो हमारा परमानेंट या स्थिर केंद्रक है, स्टेशनरी न्यूक्लियस है, वो तो सेम पैरामीशियम में रहेगा। माइग्रेटरी न्यूक्लियस जो है उसका एक्सचेंज होगा, वो एक से दूसरे में बोल सकती हूँ जो पैरामीशियम है उसमें प्रवेश करेगा, है ना। तो एक्सचेंज लिखेंगे। इस चरण में दोनों पैरामीशियम कोशिकाओं के दोनों पैरामीशियम कोशिकाओं के प्रवासी केंद्रक या फिर माइग्रेटरी न्यूक्लियस, प्रवासी केंद्रक या माइग्रेटरी न्यूक्लियस का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है। In this step, exchange of in this step exchange of माइग्रेटरी न्यूक्लियस, माइग्रेटरी प्रो न्यूक्लियाई भी लिख सकते हैं, माइग्रेटरी प्रो न्यूक्लियाई आप लेकर के न्यूक्लियस अकर बिटवीन टू डिफरेंट पैरामीशियम सेल, ठीक है। चलो, एक्सचेंज कर लिया माइग्रेटरी न्यूक्लियस का। नेक्स्ट स्टेप फ्यूजन, छठा
सिक्स्थ स्टेप इज फ्यूजन, और फ्यूजन को हिंदी में कहा जाता है संलयन। फ्यूजन या हिंदी में कहेंगे संलयन, संलयन इंग्लिश में कहेंगे फ्यूजन। इसको मैं थोड़ा सा समझाऊंगी डायग्राम ड्रॉ करके, ताकि बेटर तरीके से आपको समझ आएगा। देखो हुआ क्या, ये एक पैरामीशियम सेल बना दी, ये दूसरी पैरामीशियम सेल बना दी। ठीक है, मैंने तो दूर दूर बनाई है, पर ये दोनों जो है वो पास में ही है। जब मैं पास ही बना देती हूँ, वरना आप बोलोगे कि मैम ये दोनों अलग अलग कैसे हो गई है ना, तो ये मैंने इससे जोड़ के बना दी। ठीक है, दो पैरामीशियम बना दी। अब समझना अच्छे से, देखो मान लेते हैं इसके मैक्रोन्यूक्लियस को, इसके मैक्रोन्यूक्लियस को तो हमने शुरू में ही गायब कर दिया था, बृहद केंद्रक। इसका जो मैक्रोन्यूक्लियस था उसको भी हमने शुरू में गायब कर दिया। अब दोनों के पास में, हमारे पास में, मैं दोनों का एक एक कलर से ही बना देती हूँ। इसका ये हो गया सूक्ष्म जो केंद्रक है वो, यानी इसका माइक्रोन्यूक्लियस ये हो गया, इसका माइक्रोन्यूक्लियस ये हो गया। अब हुआ क्या, इसने अपने माइक्रोन्यूक्लियस का माइटोसिस किया। पहले 4 बने थे, वो सारी प्रोसेस जो है वो हमें समझ आ गई कि 1 जो मैं बोल सकती हूँ, हमारा 1 जो माइक्रोन्यूक्लियस था उसने मियोसिस किया, अर्धसूत्री विभाजन किया, 4 प्रो न्यूक्लियाई बनाए। अच्छा, प्रो न्यूक्लियाई क्यों बनाए? क्योंकि हमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ करना था। आगे चलकर हम 2 न्यूक्लियस जो है, स्टेशनरी न्यूक्लियस और माइग्रेटरी न्यूक्लियस, उनका फ्यूजन करेंगे। तो अगर मैं 2n से 2n को मिलाती तो वहां पर फिर कंडीशन 4n बन जाती, यानी द्विगुणित से द्विगुणित मिलाते तो चतुर्गुणित अवस्था बन जाती। चतुर्गुणित तो होता ही नहीं है ना, तो द्विगुणित बनाने के लिए पहले हमने मियोसिस करवाया, अर्धसूत्री विभाजन करवाया, फिर हम उसका फ्यूजन करवाएंगे। तो यहाँ पर हमारा 4 मैं बोल सकती हूँ माइक्रोन्यूक्लियस बने, या 4 माइक्रोन्यूक्लियाई बने, 4 सूक्ष्म केंद्रक बने, जिनमें से 3 हो गए थे नष्ट, एक बचा था एक्टिव। मान लो ये इसका एक्टिव माइक्रोन्यूक्लियस है, और ये इसका एक्टिव मैं बोल सकती हूँ न्यूक्लियस है। दोनों के सक्रिय जो सूक्ष्म केंद्रक हैं, लघु केंद्रक हैं, वो बच गए। अब इसने बेटा माइटोसिस किया, माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन करके, और समसूत्री विभाजन करके 2 केंद्रक बन गए। तो यहाँ पर तो ये बन गया व्हाइट, और यहाँ पर बन गया ये येलो। ठीक है, अब मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो इनके बीच में एक ब्रिज का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के नाम से जानते हैं, या फिर हिंदी में हम कोशिका द्रव्य पूल भी कह सकते हैं, उसको ब्रिज भी कह सकते हैं। अब क्या होगा आगे वाले स्टेप में, ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा से बना रही हूँ। यहाँ पर होगा क्या कि ये हमारा पैरामीशियम है, ठीक है, और ये हमारा एक और पैरामीशियम है जो जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर होगा क्या कि एक येलो यहाँ रहेगा, ठीक है, एक येलो यहाँ रहेगा, और एक व्हाइट जो है वो यहाँ रहेगा, और एक व्हाइट जो है, एक व्हाइट तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और एक येलो जो है वो यहाँ पर चला जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि जो न्यूक्लियस का इंटरचेंज हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, वो हमारे माइक्रो न्यूक्लियस है, और माइक्रो न्यूक्लियस में भी माइग्रेटरी न्यूक्लियस है, प्रवासी वाले हैं, स्टेशनरी अभी भी हमारे प्रेजेंट है। अब क्या होगा बच्चों, ये भी एन है, ध्यान से सुनेंगे, ये भी एन है, ये भी एन है, ये भी एन है, ये भी एन है, इन दोनों का फ्यूजन होगा। फ्यूजन है, ओके, एक न्यूक्लियस बनेगा, यहाँ पर एक न्यूक्लियस बन गया, यहाँ भी फ्यूजन होगा, यहाँ भी फ्यूजन होकर एक न्यूक्लियस बन जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि एक का तो स्थिर केंद्रक जो है, स्थिर केंद्रक मतलब स्टेशनरी न्यूक्लियस, और दूसरे वाले का जो माइग्रेटरी न्यूक्लियस है, उन दोनों का हमें फ्यूजन करवाना है, और दोनों का फ्यूजन करा के फिर हम एक नया न्यूक्लियस जो है बनाएंगे, जिसको माइक्रो न्यूक्लियस ही कहेंगे कहने को तो, पर उस माइक्रो न्यूक्लियस में एक पैरामीशियम के डीएनए के बजाय कितने पैरामीशियम के डीएनए होंगे? 2 के, है ना। तो लिखेंगे इस चरण में पैरामीशियम के एक स्थिर केंद्रक, पैरामीशियम के एक स्थिर केंद्रक या स्टेशनरी न्यूक्लियस
स्टेशनरी न्यूक्लियस तथा 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 एक एक प्रवासी केंद्रक, एक प्रवासी केंद्रक, या इंग्लिश में कहेंगे माइग्रेटरी न्यूक्लियस, माइग्रेटरी न्यूक्लियस, माइग्रेटरी न्यूक्लियस का संलयन होता है, का संलयन होता है, का संलयन होता है, जिसके फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप युग्मनस केंद्रक, जिसके फलस्वरूप युग्मनस केंद्रक या जाइगोट न्यूक्लियस, युग्मनस केंद्रक या जाइगोट न्यूक्लियस ब्रैकेट में द्विगुणित का निर्माण होता है, द्विगुणित द्विगुणित युग्मनस, द्विगुणित युग्मनस केंद्रक का निर्माण होता है, द्विगुणित युग्मनस केंद्रक का निर्माण होता है ना। ये 2n होगा बेटा, n और n मिलेगा तो 2n बनेगा, ठीक है। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे इन दिस स्टेप, इन दिस स्टेप, इन दिस स्टेप फ्यूजन ऑफ, in this step fusion of one stationary nucleus, one stationary nucleus and one stationary nucleus and one migratory nucleus, one stationary nucleus and one migratory nucleus occur due to which diploid zygote nucleus, due to which diploid zygote nucleus is formed, डिप्लॉइड जाइगोट न्यूक्लियस इज फॉर्म। और डायग्राम जो मैंने छोटा सा बनाया है इसको समराइज करके लिख लेंगे ताकि समझ आ जाएगा। डायग्राम ड्रॉ करेंगे जो बनाया हुआ है, दो पैरामीशियम है, दोनों के जैसे एक एक न्यूक्लियस जो दिख रहा है ना, जैसे दो येलो राउंड है, दो गोले बना रखे हैं पीले रंग से, दो सफेद रंग से, तो आप चाहो तो एक एक को स्टेशनरी न्यूक्लियस मेंशन कर दोगे और एक को माइग्रेटरी। एक एक को स्टेशनरी न्यूक्लियस मेंशन कर दो, एक एक को माइग्रेटरी, और जो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है उसकी सहायता से माइग्रेटरी न्यूक्लियस दूसरे पैरामीशियम में चला जाएगा।
चलिए, तो दोनों के खुद का जो स्थिर केंद्रक था और दूसरे वाले का जो प्रवासी केंद्रक आया है, माइग्रेटरी न्यूक्लियस आया, दोनों का फ्यूजन हो गया। और फ्यूजन हो गया तो अब हमारा जाइगोट न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो चुका है, युग्मनस मैं बोल सकती हूँ केंद्रक बन चुका है। अब जिस कारण के लिए यानी जिस प्रोसेस के लिए दोनों पैरामीशियम जुड़े थे वो कारण पूरा हो चुका है, वो रीजन कंप्लीट हो चुका है। तो दोनों जो हमारे मैं बोल सकती हूँ अब दोनों जो पैरामीशियम है उनको सेपरेट करने का टाइम जो है वो आ चुका है। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा सातवां, सेवंथ स्टेप, वो हो जाएगा सेपरेशन। सेपरेशन सेपरेशन या फिर हिंदी में कहेंगे सेपरेशन, इंग्लिश में कह देंगे और हिंदी में कहेंगे विलगन। विलगन या फिर अलग होना। अलग होना इसमें लिख लेंगे प्रत्येक पैरामीशियम में, प्रत्येक पैरामीशियम में, प्रत्येक पैरामीशियम में युग्मनस केंद्रक, प्रत्येक पैरामीशियम में युग्मनस केंद्रक द्विगुणित होता ही है ना, जाइगोट न्यूक्लियस। जाइगोट न्यूक्लियस 2n का निर्माण होते ही, निर्माण होते ही दोनों पैरामीशियम कोशिकाएं, दोनों पैरामीशियम कोशिकाएं, दोनों पैरामीशियम कोशिकाएं अलग हो जाती हैं। दोनों पैरामीशियम कोशिकाएं अलग हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे when zygote nucleus is formed inside both paramecium cells, when zygote nucleus is formed, when zygote nucleus is formed inside both paramecium cells, both paramecium cells, they get separated from each other, they get separated from each other, they get separated from each other, each other, each other, they get separated from each other, they get separated from each other। और लास्ट स्टेप लिखेंगे रीऑर्गेनाइजेशन, लास्ट स्टेप लिखेंगे रीऑर्गेनाइजेशन। 8 नंबर स्टेप है रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन या हिंदी में कहेंगे पुनर्गठन, पुनर्गठन लिखेंगे। इस चरण में, इस चरण में युग्मनस केंद्रक, युग्मनस केंद्रक कई बार विभाजन करता है, युग्मनस केंद्रक कई बार विभाजन करता है, कई बार विभाजन करता है, जिससे 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 अनेक माइक्रो न्यूक्लियस, अनेक माइक्रो न्यूक्लियस व
मैक्रोन्यूक्लियस बनते हैं। वापस से मैक्रोन्यूक्लियस बनेगा, तो माइक्रोन्यूक्लियस व मैक्रोन्यूक्लियस बनते हैं, माइक्रोन्यूक्लियस व मैक्रोन्यूक्लियस बनते हैं। In this step, in this step, in this step, in this step, zygote nucleus divide mitotically many time, many time, many time, many time, many time. Zygote nucleus divide many time and form macronucleus and micronucleus, macronucleus and micronucleus. और अब क्या होगा, आगे लास्ट पॉइंट लिखेंगे। इसके पश्चात पैरामीशियम कोशिका, इसके पश्चात पैरामीशियम कोशिका कई बार, पैरामीशियम कोशिका कई बार द्विविखंडन, बाइनरी फिजन, तो द्विविखंडन करती है, द्विविखंडन या बाइनरी फिजन करती है, द्विविखंडन या बाइनरी फिजन करती है, जिससे 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 आनुवांशिक विविधता युक्त, जिससे आनुवांशिक विविधता युक्त, जिससे आनुवांशिक विविधता युक्त अनेक संततियों का निर्माण होता है, युक्त अनेक पैरामीशियम संततियों का निर्माण होता है, अनेक पैरामीशियम। अब जितने भी पैरामीशियम बनेंगे उनमें एक सेल का डीएनए नहीं होगा, दो का होगा, तो अनेक पैरामीशियम संततियों का निर्माण होता है, अनेक पैरामीशियम संततियों का निर्माण होता है, और यहीं पर कंजुगेशन होता है पूरा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे आफ्टर दिस, आफ्टर दिस, आफ्टर दिस, आफ्टर दिस पैरामीशियम सेल डिवाइड with the help of, after this paramecium cell divide with the help of binary fission, binary fission, binary fission, by which many paramecium progenies are formed, by which many paramecium, by which many paramecium progenies are formed, many paramecium progenies are formed with having genetic, with having genetic variations, with having genetic variations, genetic variations, with having genetic variations। और इसी के साथ में हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम या पैरामीशियम में लैंगिक जनन जो है वो होता है पूरा। पैरामीशियम में लैंगिक जनन जो है वो कंजुगेशन या संयुग्मन के द्वारा हो रहा है, तो वो हमने देख लिया, उसके क्या स्टेप हैं वो हमने पढ़ लिए। इसी के साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम, लैंगिक जनन जो है वो कंप्लीट होता है। एक टॉपिक और बचा है पैरामीशियम में जो स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है आपके सिलेबस के अंदर, दैट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पैरामीशियम, या पैरामीशियम के आर्थिक महत्व क्या है। छोटा सा टॉपिक है, कुछ उसके यूजेस हम देखेंगे, कहाँ कहाँ पर पैरामीशियम को यूज़ किया जाता है, कहाँ कहाँ पर पैरामीशियम का उपयोग जो है वो किया जाता है, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।